हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 12 है इसके ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। जो यहाँ पर पहला प्रश्न है इसमें हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अपने पास देखो क्या है, अपने पास है पहला जो हिस्सा है इसमें है 2 की घात -3, ठीक है ना। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो जो इसका घातांक है वो ऋणात्मक है, ठीक है। जो नीचे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आधार। और जो यहाँ पे ऊपर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घातांक, यानी घात वाला अंक, घातांक, ठीक है। तो जब भी घातांक ऋणात्मक हो तो सबसे पहले इसको धनात्मक बनाते हैं हम, ठीक। और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की घात -m होता है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/में a की घात +m, ठीक है। यानी कि अगर इसको उलट दोगे 1/में लिख दोगे तो जो घात ऋणात्मक थी वो धनात्मक बन जाएगी। तो यहाँ से अगर यही फॉर्मूला मैं लगाऊं तो इसको लिख सकता हूँ 1/में 2 की घात 3, यहाँ पे -3 था लेकिन नीचे आते ये 3 हो गया। अब देखो 2 की घात 3 जो नीचे है इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। जो कि कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो हो जाएगा 1/8। तो ये था इसका पहला, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की। जो इसका दूसरा हिस्सा है, ठीक, इसकी बात करूं अगर मैं, तो इसमें भी क्या है देखो 1/में 3 की घात -2। वही फॉर्मूला अगर इसमें लगाएंगे जैसे वहां पे ऊपर था, ठीक है, ऋणात्मक, तो नीचे ले जाके धनात्मक हो गया था। ऐसे अगर इसको ऊपर ले जाएं यानी कि 3 की घात ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगी +2 और जो 1 है वो नीचे लगा दो, ठीक है। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 कितना होता है 9, नीचे 1 लिखो मत लिखो मर्जी है आपकी, ठीक है। तो 3 की घात 2 कितना हो गया 9, नीचे वाला 1 आप चाहो तो हटा भी सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो 1 रहता है नीचे, तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, ठीक है। जो दूसरा हिस्सा है आपके एनसीईआरटी में प्रयास कीजिए वाले जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें बोला गया गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। अलग अलग हिस्से हैं इसके, सब में हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, ठीक। जैसे कि जो पहला हिस्सा है इसमें है 2 की घात -4, हमें क्या करना है, हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो देखो जब भी आपको घात में कुछ दिया हो और उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो ये लिखना बहुत आसान होता है। सिंपली आप क्या करो, जो भी घातांक है अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक कर दो, ऋणात्मक है तो धनात्मक कर दो। जैसे 2 की घात -4 है तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात +4। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो याद करो जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब समझाया था। पहले चैप्टर में भी गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक। उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर अपने पास कोई संख्या है मान लो a, तो हम इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, ये हमें सोचना होता है। तो ये एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, मतलब a का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/a और 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है a। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करके 1 आ रहा है। जैसे अगर मेरे पास 1/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/1। इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर 1 नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, सब कुछ कट के 1 बचेगा। तो उसी तरह से अगर अपने पास 2 की घात -4 है, ठीक है, और इसको मैं गुणा करूं 2 की घात 4 से तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, 2 की घात -4 को अगले स्टेप में आप अगर प्लस बनाओगे 4 को तो वो नीचे चला जाएगा और ऊपर क्या बचा हुआ है 2 की घात 4, इसे कट के 1 बचेगा। तो इसीलिए आप इतना मत सोचो, आप सिंपल सा ट्रिक ये याद रखो या सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रखो कि जो भी घातांक है उसका निशान बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा, ठीक। तो ये था इसका पहला हिस्सा। अब अगर मैं बात करूं इसके दूसरे हिस्से की, तो दूसरा जो हिस्सा है इसमें है 10 की घात -5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 10 की घात +5, ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसके तीसरे हिस्से की, तो यहाँ पर है 7 की घात -2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7 की घात +2। ऐसे ही आप सबको कर सकते हो। आपको याद रखना है शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है। शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अगर सिर्फ शून्य दिया है तो आप हम पे लिख के आओगे कि इसका कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। हालांकि अपने सवाल में ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। अलग अलग नंबर दिए गए, शून्य अपने को नहीं दिया गया, बट फिर भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम तो आपको पता होना चाहिए कि शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। जैसे इसका पहला हिस्सा अगर मैं उतारूँ तो यहाँ पे क्या है, -2 की घात -3 गुणा में -2 की घात -4। इसको हमें सरल करना है और लिखना है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा अपने पास वो लगेगा, अगर a की घात m हो और गुणा हो a की घात n से, तो ये बराबर होता है a की घात m प्लस n। क्या खास बात है कि यही फॉर्मूला लगा। खास बात ये है कि जो आधार है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, वो दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे आधार a है तो यहाँ भी a है और गुणा हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो आधार है वही आधार यहाँ पर भी है। जैसे वहाँ पर a और a दोनों एक जैसे थे, तो यहाँ पे -2 आधार एक जैसे हैं। वहाँ पे गुणा हो रहा था, यहाँ भी गुणा हो रहा है। तो ऐसे हमें पता लगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि अगर आधार एक जैसे हो और गुणा हो रही हो तो इनके जो घातांक हैं उनको जोड़ दो। उनको क्या करो, जोड़ दो। तो वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाऊं तो आधार a था तो a लिखा, तो -2 है तो -2 लिखेंगे और जो भी है उसको जोड़ देंगे, यानी कि -3 प्लस जोड़ दिया इसमें क्या, -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 -3 और -4 -7 होता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अक्सर ज़्यादा सही रहता है कि हम घातांक को ऋणात्मक ना छोड़ें, उसको धनात्मक बना दें। तो इसको अगर मैं धनात्मक बनाऊंगा तो हो जाएगा 1/2 की घात -7 से हो जाएगा +7। ठीक है, 1/में माइनस, याद रखना ये माइनस नहीं हटेगा, ये माइनस तो रहेगा इसके पास। ठीक है ना, ये जो था, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा -7 से +7। ठीक, आप चाहो तो माइनस ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये हो गया इसका पहला हिस्सा। अच्छा, अब बात करते हैं जरा दूसरे हिस्से की। ठीक है, देखो जो दूसरा हिस्सा है इसमें क्या है, p की घात 3 गुणा में p की घात -10। तो फिर से आधार एक जैसे हैं, गुणा हो रहा है तो घातांक जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 में जोड़ दोगे कितना, -10। तो यहाँ पे देखो 10 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, यानी p की घात बचेगी -7। 10 में से 3 गया 7, निशान माइनस का। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो इसको अच्छे से लिखना है तो 1/में p की घात +7 है ना। जब ये ऋणात्मक है तो उल्टा कर दो, 1/में जो भी है वो लिख दो, घातांक जो है माइनस से प्लस का हो जाएगा। ठीक, चलो ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखो, इसका तीसरा हिस्सा। जो इसका तीसरा हिस्सा है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 3 की घात 2, यहाँ पे लिखा है 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात -5 गुणा में 3 की घात 6। सब कुछ गुणा में है, सबका आधार एक जैसा है, तो सीधा सीधा जो भी आधार है वो लिखो और घातांक जोड़ दो। यानी कि 3 में हम क्या जोड़ेंगे, -5 और फिर क्या जोड़ेंगे, 6। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 8 हो गया, 8 में से 5 घटा दो। ठीक है ना, 6 और 2 8, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 3 की घात 3। चाहो तो आप इसका मान भी लिख सकते हो, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27। ठीक, तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है। अपने पास क्या है, 2/3 की घात क्या है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर आपके पास a/b हो और इसका कुछ मान लो घातांक है -m, तो आप इसको ऊपर और इसको नीचे कर दो, यानी b ऊपर कर दो, a नीचे कर दो, उलट दो इसको, तो ये -m से +m हो जाता है। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ लगाएं तो 3 नीचे था ऊपर कर दिया, 2 ऊपर था नीचे कर दिया, यानी 2/3 को 3/2 जैसे ही लिखा, वैसे ही -2 से बन जाएगा +2। अब देखो 3 की घात 2 कितना होता है, 9, यानी 3 गुणा 3 9। 2 की घात 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 9/4 आएगा। ठीक, ये भी हो गया। अच्छा, ये पूरा चैप्टर मैंने ना अच्छे से समझा रखा है आपको, सारा चैप्टर। ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर के बारे में। तो अगर किसी को दिक्कत है, मान लो नहीं आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट या आपको अच्छे से डिटेल में समझना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जा सकते हो इस चैनल के। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये चीज बराबर हो जाए इसके। ठीक, हमें m का मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है, -3 है और इसके ऊपर घातांक जो लिखा है वो है m/1, गुणा हो रहा है, फिर से -3 है आधार की जगह और घातांक की जगह है 5, और ये बराबर है -3 की घात 7। तो यार देखो यहाँ तो वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी तक हम लगाते आए हैं। ठीक है, आधार एक जैसा है, गुणा हो रहा है तो घातांक जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आधार तो वही रहेगा
इनको जोड़ दो, एक जगह क्या है m+1, इसमें कितना जोड़ दो 5, ये बराबर किसके होना चाहिए -3 की घात 7। ठीक है, तो यार अब देखो ये कितना हो गया -3 की घात 5, सॉरी m, 5 और 1 6, बराबर कितना है -3, सर पे क्या लिखा है 7। ठीक है, देखो यार अब एक बात याद रखना, अगर बीच में बराबर का निशान हो, दो चीज़ें बराबर हैं और उनके आधार एक जैसे हों, ठीक है, उनके आधार एक जैसे हों तो घातांक भी आपस में बराबर ही होंगे। मतलब अगर आधार बराबर है और बीच में बराबर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये समीकरण होनी चाहिए, तो इनके घातांक भी बराबर होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जो m+6 है ये बराबर होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 7। फिर से समझ लो, किसी समीकरण में इधर का आधार और इधर का आधार अगर बराबर है, मतलब यहाँ पे -3 है, यहाँ भी -3 है, बीच में बराबर का निशान है, तो ये जो घातांक होंगे ये भी बराबर होंगे। तो m+6 कितना होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए 7। तो m का मान कितना, 7 में से 6 माइनस में गया, 7 - 6 यानी कि 1। तो यहाँ पे m का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, पहला हिस्सा मैं उतार लेता हूँ। पहला हिस्सा देखो क्या है, यहाँ पर 1/3, इसका घातांक है -2, फिर माइनस हो रहा है 1/2 और यहाँ पे है -3, और फिर जो भी मान आएगा इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके उसको भाग देना है 1/4 और यहाँ पे है इसकी घात -2। तो कैसे कर सकते हैं भाई इसको, सबसे पहले तेरे घातांक जो है ना माइनस के प्लस का बना लो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि भाई अगर a/b की घात माइनस में m हो तो इसको हम b/a लिख दें तो प्लस m लिख सकते हैं। ठीक, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे इसको उल्टा कर दो, 1/3 का हो जाएगा 3/1, -2 से हो गया +2, 1/2 से हो जाएगा 2/1, -3 से हो गया +3, और भाग 1/4 है उसका हो जाएगा 4/1, -2 से हो गया +2। ठीक, अब देखो यार 3 की घात 2 कितना होता है 9, नीचे जो 1 आएगा 1 की घात 2 1, नीचे वाला 1 लिखो मत लिखो मर्जी है आपकी, -2 की घात 3 8, ठीक है, नीचे वाला 1 लिखो मत लिखो, डिवाइड बाई 4 की घात 2 16, कितना बचेगा देखो, यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 को किससे डिवाइड करना है 16 से। कहने का क्या मतलब है, इसको 1/16 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, आसान आसान से प्रश्न है। वैसे तो यार क्लास 8 में जो मैथ्स है ना आपकी काफ़ी आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो शुरू से पढ़ते हो तो आसानी से सब कुछ कर लोगे। ठीक, और इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया मैंने, हर एक चीज़ अच्छे से। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि तैयारी आपकी और अच्छे से हो पाए। इसी तरह से अगले साल हम क्लास 9th कर रहे होंगे और जो 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं क्लास 10th करा रहा हूँ। ठीक है, तो पेपरों के बाद अगर आपको क्लास 9 की वीडियो देखनी है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी वो भी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, उदाहरण 4 जो है एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है ना, घातांक के रूप में ही लिखना है। तो पहला जो हिस्सा है इसका, पहला हिस्सा इसमें क्या है देखो, 2 की घात 5 भाग हो रहा है 2 की घात 8 और पूरे ब्रैकेट की घात कितनी है 5 है और 2 की घात है -5। तो यार एक बात करो यहाँ पे कि जैसे हम अभी फॉर्मूला लगा रहे थे a की घात m गुणा a की घात n वाला, वैसे ही भाग में भी फॉर्मूला होता है। गुणा की जगह अगर यहाँ भाग होगा तो यहाँ पे m+n की जगह m- हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ गुणा होता है तो घातांक जुड़ जाते हैं, अगर यहाँ भाग होता है तो घातांक घट जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाग है ना, यहाँ पे क्या है भाग और आधार एक जैसे हैं तो घातांक घट जाएंगे। मतलब 2 की घात कितनी हो जाएगी 5 - 8, जैसे यहाँ पे m-n हुई, जैसे यहाँ 5 - 8 हो जाएगा। और पूरे ब्रैकेट के सर पे जो लिखा है वो तो लिखना पड़ेगा भाई। गुणा में कितना है 2 की घात -5। अच्छा, यहाँ पर देखो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 की घात 5 में से 8 गया, नहीं जाएगा तो 8 में से 5 घटाओगे 3, निशान 8 का ही लगेगा, यानी कि 5 में से 8 घटाने में -3 बचता है। आप ये समझ सकते हो। गुणा में कितना है 2 की घात -5। इसके बाद कैसे करोगे देखो, आपको याद रखना है जब घातांक के ऊपर घातांक हो तो घातांकों को गुणा कर दिया जाता है, यानी कि 3 पंजे 15 प्लस माइनस माइनस। कौन सा फॉर्मूला लगा, a की घात m हो इसके ऊपर n हो तो इसका मतलब होता है a की घात m गुणा n।
ठीक। तो वैसे ही 2 की घात -3 थी, फिर इसके ऊपर 5 थी, तो 3 गुणा 5 15 प्लस माइनस माइनस, गुणा में कितना 2 की घात -5। अब फिर से देखो आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है, गुणा हो रहा है, तो फिर से अब प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a की घात m गुणा में a की घात n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 की घात -15 प्लस -5, दोनों निशान एक जैसे हैं भाई, तो -15 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो आप क्या करो, आप घातांक को प्लस का लिखो, यानी कि 1/2 की घात -20 से क्या हो जाएगा +20। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये तो इसका पहला हिस्सा था। अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे हिस्से की, तो इसका जो दूसरा हिस्सा है इसमें क्या है, देखो -4 की घात 3 -3 गुणा में 5 की घात फिर से -3 गुणा में -5 की घात फिर से कितना -3 है। अब देखो यार, ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे घातांक एक जैसे है, यहाँ पे घातांक एक जैसे, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, ठीक है, लेकिन आधार अलग अलग है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, अलग अलग है, ठीक है ना, वहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 था तो वहाँ -5 है, सबके आधार क्या है, अलग अलग है। जब भी ऐसा हो कि घातांक एक जैसे हो, तब फॉर्मूला क्या लगता है, देखो अगर मेरे पास a की घात m है गुणा में b की घात m है, ध्यान देना यहाँ पे अलग कैसे है, ठीक है। पिछली बार जब हम देख रहे थे फॉर्मूला, तो वहाँ a की घात m था गुणा में फिर a की घात ही n था, यानी कि ये दोनों एक जैसे थे, घातांक अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे घातांक एक जैसे हैं, आधार अलग अलग हैं। तो जब ऐसा हो कि घातांक अलग अलग हो, कि घातांक एक जैसे हों और आधार अलग अलग हों, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो घातांक है उसको जोड़ो मत, वही रहने दो, यहाँ पे m प्लस m नहीं करना है, वही रहने दो, लेकिन a और b को पहले गुणा कर लो, फिर घातांक वही कर दो, ठीक। तो यानी यहाँ क्या करेंगे, -4 गुणा में 5 गुणा में -5, घातांक को जोड़ोगे नहीं, वही रहेगा जो था, क्योंकि अलग अलग थे, ठीक है भाई। तो 4 पंजे 20, 20 पंजे हो गया 100, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या है -3, ठीक। चाहो तो आप यहीं पे छोड़ दो या फिर इसको उलट दो थोड़ा, -3 से +3 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला हिस्सा देखते हैं जरा। अगला हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा कितना है, 1/8 गुणा में कितना है 3 की घात -3। अच्छा, 8 के अगर मैं टुकड़े करूं, जब कुछ ना हो तो टुकड़े कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। आप चाहो तो डायरेक्ट 2 की घात 3 भी लिख सकते थे अगर आपको पता है तो, बट यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को नाम पता हो, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब क्या हो गया, 2 की घात 3। क्योंकि हमें घातांक के रूप में ही लिखना है, तो मैं सॉल्व आगे नहीं करूँगा, सब कुछ घात में ही रहने दूंगा। देखो यार, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं, तो ये बन जाएगा 2 की घात -3। ऊपर ले आने से क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर ले आने से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर देखो -3 था, अब यहाँ भी -3 हो गया, यानी अब घातांक एक जैसे हो चुके हैं, ठीक है ना। घातांक एक जैसे हों तो आधार को गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, यानी कि 2 गुणा 3, और वही घातांक लगाओगे, जोड़ोगे नहीं। कितना हो गया, 2 तियाँ 6 की घात -3, थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो 1/6 की घात +3 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। ऐसे ही अगला वाला है, देखो जो अगला वाला जो है, यानी चौथा हिस्सा, इसमें क्या है, -3 की घात 4 गुणा में, देखो इसको अलग अलग लिख सकते हो, 5 की घात 4 बटे में 3 की घात 4, ठीक है। देखो यार, यहाँ पर 3 की घात 4 है, यहाँ भी 3 की घात 4 है, अंतर इतना है कि यहाँ पे 3 की जगह क्या है, -3 है, ठीक है। तो वैसे तो यार देखो, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर जो घातांक है वो एक सम संख्या है, तो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे माइनस है या प्लस है, आंसर एक जैसा ही आता है, प्लस वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी वो होता क्यों, मैं समझा दूँ थोड़ा। देखो जो -3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 गुणा में 3 की घात 4,
ठीक है। तो अब देखो यार, -1 की घात 4 प्लस 1 हो जाएगा गुणा में 3 की घात कितना है 4। अब 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, तो अगर आप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गुणा में कितना बचा हुआ है 5 की घात 4 बटे में 3 की घात 4। मैंने क्या कहा था इससे थोड़ी देर पहले कि आप डायरेक्ट भी ये चीज़ लिख सकते हो अगर घातांक कैसा है, सम संख्या है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि सम संख्या होगी तो माइनस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यार, नीचे 3 की घात 4 3 की घात 4 ऊपर है, कट गया, कितना बचा 5 की घात 4। ठीक है, ये हो गया। अगला अगर हम देखें, ठीक है, चौथा हिस्सा हो गया। अगला अगर हम देखें तो अगला क्या है, घातांकों का उपयोग करते हुए विस्तृत रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, विस्तृत रूप में, घातांकों का प्रयोग करना है भाई। तो कैसे करेंगे, देखो अपने पास है 1025.63। कैसे करोगे, देखो अभी दशमलव वाली संख्या अगर हम भूल जाए, दशमलव के बाद वाली चीज़ मतलब अगर भूल जाए, तो कितना दिख रहा है 1025। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में 10 की घात 3। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 लिखो, कितने अंक है 3, दशमलव के छोड़ दो, दशमलव वाला छोड़ दो, कितने अंक है 3, तो 10 की घात 3 लगा दो, हो गया। जैसे इतना हो गया, आगे क्या है 0, फिर यहाँ पे प्लस लगाओगे जब अगले अंक पे जाओगे। ठीक है, जो अगला 0 चाहो तो आप इसे छोड़ भी दो, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये 0 है, इसके बाद है 2 संख्याएं, इस 0 के बाद कितनी संख्या है, अंक है, मतलब 2 अंक, संख्याएं नहीं अंक। कितने अंक है, 2 अंक है, तो 10 की घात 2 लगाओगे। आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ, फिर प्लस लगाओगे, फिर यहाँ पर देखो कितना है 2, यहाँ लिखोगे 2 गुणा में 2 के बाद कितने हैं, 2 के बाद सिर्फ एक ही अंक है यानी 5। ठीक है, तो 2 के बाद एक अंक था तो 10 की घात 1 आएगा, गुणा में प्लस, फिर क्या है 5 लिखा, 5 गुणा में 10। देखो दशमलव के आगे नहीं जाना अभी आपको, दशमलव के आगे देखो 5 के बाद क्या कोई है नहीं। ठीक है ना, दशमलव वाली चीज़ शुरू रहती है, दशमलव पे नहीं जाना पहले, तो हो जाएगा 10 की घात 0, फिर प्लस। ठीक है, वहाँ जगह नहीं बची तो कहाँ लिखूँ मैं, चलो इधर लिख देते हैं, समझ लेना, वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब हो जाएगा 6 गुणा में 10 की घात, दशमलव के बाद जितने अंक होगा वो माइनस में आएगा, दशमलव के बाद पहला अंक है तो ये हो जाएगा -1। ठीक, प्लस, फिर क्या है 3 गुणा में 10 की घात, दशमलव के बाद कौन सा अंक है, दूसरा, तो दशमलव के बाद ऐसे लिखते हैं, दशमलव के बाद दूसरा अंक है ये, तो -2। तो दशमलव के बाद जितने अंक चलोगे वो माइनस में 10 की घात लिखोगे, और दशमलव के पहले कैसे लिखोगे, जो भी अंक लिख रहे हो उसके बाद देखोगे कितने अंक हैं। दशमलव से पहले 3 है तो 3, फिर 2 के बाद एक अंक था 5, तो यहाँ पे देखो 1, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक, एक और समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा है, दूसरे में कितना है 1256.249। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो 1 गुणा में 1 के बाद दशमलव से पहले कितने अंक है 3, तो हो जाएगा 1 गुणा में 10 की घात 3 जमा में, फिर क्या है 2 के बाद दशमलव से पहले 2 अंक है तो 2 गुणा में 10 की घात 2, फिर प्लस, फिर 5 लिखोगे गुणा में, 5 के बाद एक ही अंक बचा है दशमलव से पहले तो 10 की घात 1, फिर प्लस, फिर 6 लिखोगे गुणा में 10 की घात 0। ठीक है, फिर वहाँ यहाँ से कर रहा हूँ प्लस, फिर 2 लिखोगे। अब ये दशमलव के बाद वाला शुरू हुआ है तो दशमलव के बाद कौन सा अंक है, पहला, तो 10 की घात -1। ठीक है ना, क्योंकि 2 दशमलव के बाद पहला अंक था, दशमलव के बाद हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, फिर प्लस, फिर 4 है गुणा में 10 की घात 4, कौन सा अंक है दशमलव के बाद, दूसरा, तो -2, दशमलव के बाद वाले फिर माइनस चालू हो जाएगा, फिर 9 गुणा में 10 की घात -3, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा अंक है। तो इस तरह से हम विस्तृत रूप में लिखते हैं घातांक का प्रयोग करके। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है बोला गया, प्रयास कीजिए में निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। हमें किस में लिखना है, मानक रूप में। ठीक है, तो मानक रूप में लिखने के लिए मैंने आपको नियम बताए थे कि मानक रूप में जब हम लिखते हैं तो दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए सिर्फ, जो 0 ना हो, उसके बाद सब कुछ शिफ्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे दशमलव ये रहा। ठीक है, एक बार मैं उतार लेता हूँ पहले इसको, 0.0000000, 6 बार 0 है। ठीक है ना, कितनी बार 0 है, 6 बार, और फिर क्या है 5 6 4। ठीक है, 3 बार 0 3 बार 0, 6 बार 0, फिर 5 6 4। मैंने आपको क्या बताया, दशमलव उठा के हमें वहाँ शिफ्ट करना होता है कि उससे पहले एक अंक रह जाए, वो भी क्या, नॉन नेगेटिव, मतलब वो 0 ना हो। तो दशमलव को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो दशमलव के पहले देखो 5, एक ही अंक बचेगा जो कि 0 नहीं है, इससे पहले नहीं रख सकता क्योंकि तो सब 0 है।
तो जीरो के बाद जो जीरो नहीं है वो अंक ढूंढना होता है आपको। यानी कि अगर मैं दशमलव को उठा के रखूँगा तो हो जाएगा 5.64। इसके पहले वाले जीरो लिखो मत लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो ये जीरो थे मैंने नहीं लिखे, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 के सर पे कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। क्या से लिखोगे आप, देखो जितने अंक आप आगे या पीछे गए हो पहले तो वो लिख दो। तो यहाँ पर दशमलव था, मैंने कहाँ लिख दिया इसे, यहाँ पर। पहले दशमलव यहाँ पे था, अब मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। कितने अंक आ गए इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7। लेकिन ध्यान रखना कि कब यहाँ पे प्लस आता है और कब यहाँ पे माइनस आता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया कि जब आप राइट में जाओ, दशमलव कहाँ ले गए, राइट में, तो नंबर बड़ा हो गया। नंबर देखो 0.000 बहुत छोटा था, नंबर बड़ा हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए घातांक को माइनस का करना पड़ेगा। यानी कि जब आप दशमलव इधर सरकाओ, नंबर बड़ा हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए घातांक माइनस का लगा दो, ठीक है। अगर इसका उल्टा करते, लेफ्ट में सरकाते दशमलव, तो घातांक प्लस लगा देते, कि दशमलव पीछे जाएगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए घात बढ़ानी पड़ेगी प्लस में, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर देखो जो इसका दूसरा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ उतारता हूँ मैं दूसरा हिस्सा अलग कलर से। दूसरा हिस्सा क्या है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 बार जीरो है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद है 2 1, और यहाँ पे कहीं है दशमलव, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव उठा के कहाँ रखूँगा, यहाँ पर, क्योंकि दशमलव से पहले मुझे एक अंक चाहिए इधर से पहला जो जीरो नहीं है। तो यहाँ से मैं गया, सब 0 0 0 मिलता है, गया 2 पहला मिला जो जीरो नहीं है, वहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया, फिर 1, लेकिन गुणा में। अब क्योंकि मैंने दशमलव को राइट में शिफ्ट किया है, राइट में शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपने नंबर बड़ा कर दिया है। तो नंबर बड़ा करने के बाद घातांक कुछ ऐसा गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर घात में कि वो उसको बैलेंस कर दे। क्योंकि मैंने नंबर बड़ा किया तो घातांक पहली बात तो माइनस में आएगा, ये नंबर बड़ा है तो घातांक छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट मैंने इधर किया है, तो -6 आएगा। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं, जैसे तीसरे में देखो आपको समझ में आ जाएगा, कितने बार शून्य है, 1 2 3 4 5, 5 बार जीरो है, ठीक है। तो कहीं भी देखो क्या इसमें दशमलव नजर आ रहा है, नहीं। इससे पहले क्या हमें दशमलव नजर आ रहा था, बिल्कुल हर बार हमें दशमलव दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे दशमलव नजर नहीं आ रहा। जब भी दशमलव ना नजर आए तो समझ जाना कि दशमलव आखिर में है, आप यहाँ पे दशमलव मान के चलोगे, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई संख्या हो 5, दशमलव में लिखना तो इसको लिखूंगा 5.0, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आप चाहो तो 0.0 लिख सकते हो, ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए। उसके बाद अब आपको दशमलव कुछ ऐसी जगह शिफ्ट करना है कि उससे पहले सिर्फ एक अंक रहे जो जीरो ना हो। तो आप क्या करोगे भाई, अब आपको दशमलव इधर लाना पड़ेगा, यहाँ पर। अगर मैं दशमलव यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, तो अब देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया तो एक अंक बचा है, दशमलव के पहले क्या है, सिर्फ एक अंक जो जीरो नहीं है, ठीक है। बाकी जीरो मत लिखो फालतू वाले, जो किसी भी, ठीक है, 2 अंकों के बीच में नहीं आ रहे, जो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, उन सारे जीरो को हटा दो, ठीक है। गुणा में लिखो 10। घातांक में क्या लिखोगे, पहली बात तो कितना खिसकाया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 अंक खिसका दिए, तो यहाँ पे लिखोगे 7। प्लस का या माइनस का, प्लस का। इस बार प्लस का क्यों आया, क्योंकि दशमलव आप पीछे ले गए हो, तो जो बड़ा सा नंबर था ये बहुत छोटा सा नंबर बन गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि नंबर तो वही रहना चाहिए ना, हमें किसी बड़े नंबर से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 की घात 7, यहाँ पे माइनस नहीं बल्कि प्लस आएगा, घातांक में क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा घातांक, ठीक। अच्छा, चौथे की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितना है, देखो यहाँ पे कितने शून्य हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। फिर से दशमलव मान लो यहाँ पे था, हम खिसका के कहाँ लाएंगे, यहाँ पे, यानी हो जाएगा 1.524, ठीक है। ये सारे जीरो ही हैं सिर्फ, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई अंक हो जाता 4, तो हमें वो लिखना पड़ता, लेकिन ये जीरो जो हैं सिर्फ जीरो हैं तो नहीं लिखोगे। मतलब ये जीरो किसी ऐसी चीज के बीच में ना आ रहे हो कि इधर भी कोई नॉन जीरो, इधर भी कोई नॉन जीरो, ठीक है ना। चलो, गुणा में 10, ठीक। और उसकी घातांक कितना लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर कितने अंक हमने सरका दिए, दशमलव यहाँ पे था 5 और 1 के बीच में, यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से उठाया हमने, इसके बीच में लगाया, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से कितना हो जाएगा ये 7, ठीक है। 4 ये और 3 ये प्लस में रहेगा, क्योंकि हम दशमलव पीछे ले आएंगे तो घातांक आगे यानी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये नियम याद रखना, इस तरह से आप मानक रूप में लिख सकते हो।
ऐसा प्रश्न आता है। देखो अगला क्या है, इसका उल्टा, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना। अब सामान्य रूप में लिखना हमें पहले से मानक रूप में दिया गया, जैसे पहला है 3.52 गुणा में 10 की घात 5 है। अब ये तो यार और आसान है, सामान्य रूप में लिखना आसान होता है। अगर घातांक प्लस का है दशमलव आगे ले जाओ, माइनस का है तो पीछे ले जाओ, इसको लिखना आसान होता है। जैसे 352 लिख दिया मैंने, यहाँ पे घातांक कितना है 5, प्लस का 5 है तो हम 5 अंक आगे ले जाएंगे। दशमलव देखो पहले यहाँ पर था 3 और 5 के बीच में, अब 5 अंक आगे ले जाना है, ठीक है। तो पहला अंक हो गया, दशमलव के बाद पहला अंक हो गया 1 5, दूसरा हो गया 2, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कहीं दशमलव हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है तो समझ लो 0 है। आप चाहो तो इसको सिंपली दशमलव के बाद 0 हटा सकते हो, तो हो जाएगा 3 5 2 1 2 3, ठीक है। ये हो गया इसका सामान्य रूप में, ठीक। अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरे में क्या देखो 7.54 गुणा में क्या है 10 की घात -4 है। अब -4 है मतलब दशमलव पीछे जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो क्या है पहले से 7 5 4, अच्छा कितना पीछे जाना है, 4 अंक पीछे जाना है, लेकिन कहाँ से, दशमलव यहाँ पे है, देखो यहाँ से काउंट होगा, यानी पहले हम 7 को काउंट करेंगे, ठीक है ना, पहले 7 को, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ लगेगा दशमलव, ठीक है भाई। इसको तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक। याद रखना हमने 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनना है, हमें दशमलव जहाँ पे था उससे पहले क्या है वो उससे गिनना है, 7 था उससे पहले, तो यानी 1 2 3 4 इस तरह से 4 गिनने, ठीक। दूसरा हो गया। तीसरा जो है देखो ये भी आसान है। तीसरा क्या है 3 गुणा में 10 की घात -5। अब फिर से 3 के पास दशमलव नजर नहीं आ रहा आपको, तो इसका मतलब समझ रहे हो लास्ट में दशमलव है, ठीक है ना। इसका मतलब समझ जाना 3 के बाद दशमलव है यहाँ पे कहीं, और 5 अंक माइनस में यानी पीछे जाना है हमें, क्योंकि 10 का घातांक -5 लिखा हुआ है, 10 के ऊपर घातांक क्या है -5, मतलब 5 पीछे जाना है। दशमलव नजर नहीं आ रहा तो हम मान के चलेंगे 3 के बाद यहाँ पर है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से 1 अंक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। याद रखना ये कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5, इसे मत काउंट करना, ये तो ऐसे ही लगा है, ठीक। तो ये हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।